तो फेमस हुए पड़े हैं कि वो दोनों बहुत ज़्यादा ट्रेड करे हैं। रशिया ने चाइना के एक सेक्टर को इंडिया के अंदर रिप्लेस कर दिया। वो किस तरह, जहां चाइना फर्टिलाइज़र में इंडिया के अंदर 23% इन्वेस्ट करता था, अब वो 15% पे आ गया, और जहां रशिया जो है वो 8% करता था, अब वो 22% पे आ गया। चाइना को बीट करके इंडिया में इन्वॉल्व हो गया। कैसे देखते हैं चाइना डे बाई डे क्राइसिस में जा रहा है, किस तरह से कि जितनी कंपनीज़ है वो इंडिया पर भरोसा करके इंडिया में मूव कर रही है चाइना को छोड़ के? जी, फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे ख्याल से जो इंडिया की एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सेकेंडली वहाँ पे जो लेबर है वो बहुत चीप है। तो चीप लेबर होने की वजह से जो कंपनीज़ हैं प्रेफर करती हैं कि वो चीप लेबर को यूज़ करके अपना ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो उसको मैक्सिमाइज़ करें। तो मेरे ख्याल से कि ये एक फैक्टर है। सेकेंडली जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जो फेवर करती हैं कि बाहर से फ़ॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट आए, FDI जो है वो आप इन्वेस्ट करें। तो मेरे ख्याल से क्या रीज़न्स है जो कि चाइना के अंदर पहले कोविड की वजह से वो अपने आप को स्टेबल कर नहीं पाए, और उसके बाद अगर देखें तो ज़ीरो लॉकडाउन चला, बहुत से उनके सेक्टर्स, बहुत से जो चीज़ें हैं, इंडस्ट्री है वो ठप बंद हो चुकी हैं। अगर हम देखें तो क्या रीज़न है कि इन्वेस्टर इस वजह से डर के वहाँ जा रहा है, या फिर कोई और रीज़न लगते हैं, या लेबर की वजह से? नहीं, ये पॉलिसीज़ हैं। पॉलिसीज़ के अलावा जो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कह सकते हैं कि वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। सेकेंडली आप देख लें कि लेबर बहुत चीप है एज़ कम्पेयर टू चाइना, तो प्रेफर करते हैं लोग चीप लेबर की तरफ। दूसरा, स्टेबिलिटी देखी जाए इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आप अगर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस देखें तो पिछले 2 ट्रांजिशंस में मोदी की गवर्नमेंट है। वहाँ पे कोई जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, वैसा कोई फैक्टर नहीं है। तो इस वजह से भी लोग प्रेफर करते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्या रीज़न्स हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया एक टाइम पे ही अलग हुए, आज़ाद हुए, लेकिन इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, अपने IT सेक्टर को इतना ज़्यादा बूस्ट कर दिया है कि आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। उसके अलावा जो है और भी बहुत चीज़ें वहाँ पे इन्वेस्ट कर दी गई हैं, लेकिन पाकिस्तान आज भी उन्हीं क्राइसिस में डूबा हुई। वजह? अच्छा, इसमें सबसे पहले रीज़न जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि एक तो हमारा जब हम पार्टीशन हुई तो सबसे पहला जो मसला है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सके। उन्होंने अपने साथ ही आज़ाद होते साथ ही उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कर लिया था। हमारे पास लीडरशिप क्राइसिस था जिसकी वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सके, जिसकी वजह से जो दूसरी पार्टीज़ थी जैसे नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी उन्होंने इन्वॉल्व किया इसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। और अभी भी आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड रिजीम है। हाइब्रिड रिजीम होने की वजह से हम जो हैं वो सही तरह से वर्क नहीं कर पा रहे। तो IMF का कहना है कि इंडिया के लिए कि जो आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है और सुपर पावर बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है, मतलब कि IMF का पाकिस्तान के लिए कहना है 75% बैंक करप्ट हो जाएगा। इसमें क्या सच्चाई? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये है कि हम अपने बजट का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो अपना डेब्ट सर्विसेज हैं उसमें, मतलब कर्ज़ा वापस करने में लगा रहे हैं। तो हम बाकी सेक्टर्स में कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? सेकेंडली, अगर हम उसको देखें डॉक्टर महबूबुल हक को, उसने एक आइडिया दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो वो कहता है कि जब भी आपने किसी कंट्री की प्रोग्रेस को नापना है तो आप उसकी GDP नहीं देखते, आप उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखते हैं। तो जितना HDI आपका इम्प्रूव होगा उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी और GDP भी इंक्रीज़ करेगा। तो मेरे दोनों मिल के मतलब सामने आ रहे हैं, और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उनकी है कि लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, उनके साथ ट्रेड करना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना। लोग पहले चाइना के साथ पूरा इनका जो पूरा वर्ल्ड है वो चाइना के साथ ट्रेड करता था, क्योंकि उनको उसमें इन्वेस्ट करने में उनको प्रॉफिट मिल रहा था, उनको कंपेटिटर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो सा चाइना के कंपेटिटर सामने आ चुके हैं जो कि रशिया और इंडिया है, लोग उनकी तरफ माइल हो रहे हैं क्योंकि उनको उनके साथ बेनिफिट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर हम चाइना की बात करें, डे बाय डे उसमें जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जितने भी बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, वो सब मूव ऑन कर रहे हैं इंडिया। इंटेल कंपनी जो कि अमेरिकन चिप्स कंपनी है वो भी इंडिया चली गई है, गूगल, आईफोन, बहुत से और जो हैं कंपनीज़ वो इंडिया चली गई हैं। क्या फ्यूचर लग रहा है आने वाले प्रेडिक्शन में, क्योंकि IMF का कहना है कि इंडिया सुपर पावर होगा? नो डाउट इंडिया जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, जो उनका ग्रोथ लेवल है, इंडिया बीट कर देगा चाइना और अदर कंट्रीज़ को जो कि इस टाइम सुपर पावर्स हैं। और पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया ने अपना नाम मनवाया हुआ है। हर आपने सही कहा कि बिल्कुल हर बड़ी कंपनी का जो CEO है वो एक इंडियन होता है, और अगर वो इसी तरह से करते रहे तो मुझे लगता है कि अगर आने वाले को 10, 15, 20 सालों के अंदर सुपर पावर इंडिया ही होगा। अगर हम बात करें इस टाइम की, तो पाकिस्तान की ट्रेड आपके सामने है, प्रेजेंट हालात जो हैं पाकिस्तान के वो भी आपके सामने है, लेकिन आने वाले टाइम में कैसा लग रहा है? IMF का कहना है जहां इंडिया सुपर पावर बनेगा वहां पाकिस्तान 75% जो है बैंक करप्ट होने के चांसेस है। क्या रखा है आपको?
पाकिस्तान के जो करंट क्राइसिस चल रहे हैं और मुझे लगता है जब तक ये स्टेबल नहीं होगा, हमारा कंट्री भी स्टेबल नहीं होगा, जब तक हमारे मुल्क के हालात थोड़े से अच्छे नहीं हो जाते, मुझे नहीं लगता कि हम कोई तरक्की की तरफ जा रहे हैं, बल्कि हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। और इसको कोई बाहर से कोई लोग आके नहीं सही करेंगे, इसको हम जैसी आवाम ही मिल के इसको सही करेगी। हम मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल को जो सा इसमें पार्ट लेना चाहिए, हमें सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एक बंदे के ऊपर नहीं छोड़ देनी चाहिए कि वो बंदा आएगा तो वो मुल्क को चलाएगा। ये पूरे मुल्क जो सा हमारी नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी जनता क्या सोचती है। रसिया द्वारा दी गई फर्टिलाइज़र जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पे थी, जिससे चीन को पीछे छोड़ते हुए रूस सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र आपूर्तिकर्ता बन गया।